हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने लास्ट वीडियो मिस कर दी, मैं हूँ ऋत्विक सुनेजा। पिछले 1.5 साल से माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा मिशन ये है कि मैं आप सबका टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इन सब में आपका सिलेक्शन करा सकूँ। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे आज की वीडियो का डिस्कशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 इजी स्टेप्स टू गेट इनटू टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। आप चाहे किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको टॉप कंपनीज में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आप सबके लिए है। स्टेप 1, लर्निंग अ कोडिंग लैंग्वेज। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, सबको पता ही है। सबसे पहले हमें C++, जावा या पाइथन इन तीनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। मैंने पर्सनली C++ सीखी थी क्योंकि उसमें एक तो हमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और दूसरा उसमें एक अच्छी चीज़ होती है STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जल्दी सॉल्व कर सके किसी भी गिवन प्रॉब्लम को। पर आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, C++, जावा या पाइथन। स्टेप 2, लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये स्टेप इस पूरे स्टेप्स में से सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप ये मान के चलो कि अगर आपने DSA नहीं किया तो आपका किसी भी टॉप कंपनी में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। और आप ये भी मान के चलो कि अगर आपने DSA कर लिया तो आप टॉप की किसी भी कंपनी में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अब डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में, इसकी लिस्ट स्क्रीन पर अभी आ जाएगी। तो ये आप स्क्रीन पे जो भी देख रहे हो, हमें ये सब DSA में करना है। हमें स्टार्ट करना है एरेज से, फिर हमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग करना है, लिंक लिस्ट करना है, स्टैक करना है, क्यू करना है, हीप, प्रायोरिटी क्यू, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग। हमें ट्रीज करने हैं। ट्रीज दो तरह के होते हैं, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। ग्राफ्स करने हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम्स करने हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी है, स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स करने हैं और STL और या फिर कलेक्शंस पे हमें फोकस करना है। STL उन लोग के लिए जो C++ में कोडिंग करना चाहते हैं और कलेक्शंस उनके लिए जो जावा में कोडिंग करना चाहते हैं। अब हम इनकी तैयारी हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सोर्स है कोडिंग को सीखने का, वो है Geeks for Geeks। आप इस पे ट्यूटोरियल सेक्शन पे जाएं, यहाँ पे देखें डेटा स्ट्रक्चर्स में वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जो हमने लिखे हुए थे, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, BST, हीप, हैशिंग और वो सब। एल्गोरिदम्स में अगर हम जाएं तो हमें यहाँ वो दिख जाएंगे, ग्रीडी एल्गोरिदम्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो कि हमें एरे की तैयारी करनी है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में जाके एरेज पे जाएं। एरे में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक सिंपल छोटी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है एरे के बारे में कि एरे क्या होता है। नीचे सेक्शन दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, एरे रोटेशंस, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और बहुत सारे सेक्शंस। एरे इंट्रोडक्शन में आपके पास फिर 5 टाइप के आर्टिकल्स हैं जो आपको एरेज से इंट्रोड्यूस कराएंगे। C++ में, जावा में, पाइथन में, C# में, आप किसी भी लैंग्वेज में करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरीज आ जाएंगी जैसे कि एरे रोटेशंस, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और भी जो भी कैटेगरीज हमने ऊपर देखी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हर एक कैटेगरी के टॉप 10 क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो। आप पूरा टाइम दो इनको सबको सॉल्व करने में। अगर आपसे फिर भी ना हो तो आप हर एक सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे पहले इस पॉइंट पे क्लिक किया हमने, प्रोग्राम फॉर एरे रोटेशंस। इधर हम जाएं तो हम रीड कर सकते हैं इसके बारे में, अप्रोच डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, जैसे वो अप्रोच 1 थी, अप्रोच 2 हो गई, इस तरह से अप्रोच 3 हो गई। मतलब बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हर एक अप्रोच किसी ना किसी तरह से दूसरी अप्रोच से बेटर भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच किस लिए बेटर है। तो हम यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं इसके बारे में। हम खुद से कोड कर सकते हैं। एक बार हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, हमारा टास्क है कि हमें एरे को रोटेट करना है। सबसे पहले हम अपने हिसाब से जो हम कोड कर पाए वो हम कोड करें। जब हम वो कर लें फिर उसको ऑप्टिमाइज करें उसे। अगर ऑप्टिमाइज आप नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं उसके बारे में। ये तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रोग्रामिंग सीखने। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग छुट्टियों में रुकते थे और हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग सीखते थे। दूसरा एक बहुत बढ़िया तरीका प्रोग्रामिंग को सीखने का, कोडिंग को सीखने का है इंटरव्यू बिट वेबसाइट। इंटरव्यू बिट वेबसाइट की सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने प्रोग्रामिंग को लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ये आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सिखाएंगे, फिर ये आपको लेवल 2 में एरे और मैथ्स के बारे में सिखाएंगे। आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे सारे वही डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स है जो हमने उस लिस्ट में डिस्कस किए थे, जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बैक ट्रैकिंग, हैशिंग। ये सारे एल्गोरिदम्स आपको, डेटा स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिलेंगे। इसकी बहुत बढ़िया बात यह है कि इन्होंने बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स दी हुई है, किसी बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को लेके।
जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी से पूछी हुई हैं। जैसे कि आप एरे पे अगर जाओ, ये कोई वार्निंग दे रहे हैं, हम इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि इसको हटाओ। आप यहाँ पे देखो कि एक प्रॉब्लम दी हुई है कि पिक फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका इन्होंने स्कोर दिया हुआ है 100। 100 स्कोर का मतलब है कि ये काफी इजी क्वेश्चन है बेसिकली। इसको एवरेज टाइम जो लोगों ने सॉल्व करने में लगाया है इसे, वो है 56 मिनट्स 36 सेकंड्स। तो आप अपने आप को जज कर सकते हो। अगर आप 56 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप 56 मिनट से काफ़ी कम ले रहे हो तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन से आप ऊपर हो। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ था। जैसे पिक फ्रॉम बोथ साइड्स को मीडिया.नेट ने पूछा हुआ था। मिनिमम स्टेप्स इन इनफाइनाइट ग्रिड को डायरेक्ट आई और अमेजोन में पूछा गया था, और गूगल में पूछा गया था ऐड 1 टू द नंबर। इसका एवरेज टाइम है 43 मिनट्स 43 सेकेंड्स। तो बेसिकली आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज में पूछे गए हैं, और आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ से ये चीज़ें करनी है, और आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उस हिसाब से। इंटरव्यू बिट भी एक ऐसी वेबसाइट है जो हम कॉलेज में, मैं और मेरे दोस्त छुट्टियों में बैठ के कॉलेज में किया करते थे। इंटरव्यू बिट और गीक्स फॉर गीक्स ही वो दो वेबसाइट्स हैं जिनसे मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। स्टेप 3, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। जब आपका डीएसए में कमांड अच्छा हो गया, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव कोडिंग का फायदा ये होता है कि आपको एक गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि अगर हम किसी कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होंगे। अब अगर आपके पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप दिन भर लगा सकते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में ऐसा होगा भी कि आप दिन भर लगा भी रहे हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमारा एम क्या है कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव करें अपनी स्पीड को ओवर टाइम, जिसके लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 महीने कॉम्पिटिटिव कोडिंग एटलीस्ट ज़रूर करें। जब आपकी कोडिंग में पकड़ अच्छी हो जाए, गिग्स और इंटरव्यू बिट आपने लगा लिया अच्छे से, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फोकस कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का करने का फ़ायदा मैं पहले ही बता ही चुका हूँ कि हमें गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है, जिससे कि हमारी स्पीड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के लिए हम इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। कोडशेफ, हैकरअर्थ, हैकररैंक, टॉप कोडर और कोडफोर्सेस। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी एक वेबसाइट को उठाएं और उसी को डेडिकेटेडली फोकस करें। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार मैं कोडशेफ करूं, हैकरअर्थ करूं, हैकर रैंक करूं, क्या करूं। आप कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लो और उस पर पूरा फोकस दो। तो चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट है कोडशेफ। आपको अगर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो इधर कम्पीट पे जाओ। कम्पीट पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये कॉन्टेस्ट वाले सेक्शंस पे ले जाएगा। गो टू कॉन्टेस्ट पे जाओ। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरह के कॉन्टेस्ट देखोगे। अगर आपका अभी कोई प्रेजेंट में कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है तो आप इस वाले सेक्शन में उसे देख पाओगे। करंटली अभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। अपकमिंग कोडिंग कॉन्टेस्ट में हमें वो वाले कोडिंग कॉन्टेस्ट दिखेंगे जो कि आने वाले हैं। जैसे कि स्टार्टर 60 एक कॉन्टेस्ट है जो कि 3 घंटे का होगा, ये भी 17 घंटे में चालू हो रहा है। स्टार्टर 61, स्टार्ट 62, ये 3-3 घंटे के कॉन्टेस्ट हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो या तो आप किसी प्रैक्टिस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसका इनफाइनाइट ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है। बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको प्लेटफॉर्म से रूबरू कराने के लिए काइंड ऑफ, राइट। इसके बाद आप पास्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट में देख सकते हो जो पहले कॉन्टेस्ट हुए थे। तो जनरली हर महीने ये एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट रखते हैं जो कि काफ़ी दिनों का होता है। जैसे अक्टूबर लॉन्ग कॉन्टेस्ट है 3 दिनों का, तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें इन्होंने बताया हुआ 26,000 पार्टिसिपेंट्स है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप जीत जाते हो, मान लो आप कोडिंग में बहुत ही अच्छे हो गए और आप इसमें कोई टॉप रैंक ले आते हो, तो आपको काफ़ी एक अट्रैक्टिव मनी प्राइज मिलता है। उसके साथ ही हो सकता है कि हायरिंग के लिए भी कुछ कंपनीज आपको इन कॉन्टेस्ट से हायर कर लें। ये फ़ायदा रहता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट करने का। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट करने का एक और फ़ायदा भी होता है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस किसी भी तरह से, तो जो सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है कोडिंग टेस्ट।
कोडिंग टेस्ट में आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ऐसे कुछ टाइम मिलता है जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आपने कभी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप वो 2-3 घंटे में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में आप पहले से ही पार्टिसिपेट करते आ रहे हो तो आपकी आदत हो जाएगी कि हाँ, मेरे को इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। और हो सकता है कि आप उस टाइम पे जब कोई कंपनी आपका टेस्ट ले रही हो उस टाइम पे आप वो टेस्ट क्लियर कर पाओ। तो ये बहुत फ़ायदा रहता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। स्टेप 4, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वही हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाते ही हैं ऑलरेडी। ये सब्जेक्ट्स हैं DBMS, OS, नेटवर्किंग। इस सब के साथ साथ आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड किया था कि मैं C++ का प्रोग्रामर हूँ और मैं C++ में कोडिंग करता हूँ, अगर आप भी C++ में स्टार्ट करोगे तो आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप CS के स्टूडेंट हो तो आप अपने कोर्स में पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स को फॉलो कर सकते हो। किसी नोट्स को अपने फॉलो कर सकते हो जो आपके प्रोफेसर्स पढ़ाते हो, या फिर आप अपने बुक को रेफर कर सकते हो जो कि आपके कोर्स में आपको असाइंड होती है। अगर आप नॉन CS स्टूडेंट हो और आप जानना चाहते हो इनके बारे में तो आप सबसे पहले तो अपने CS स्टूडेंट्स से बातें कर सकते हो, CS वाले दोस्तों से बातें कर सकते हो कि उनको क्या क्या पढ़ाया गया था और कहाँ कहाँ से पढ़ाया गया था। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, आपके CS में दोस्त नहीं है, उस टाइम पे आप कहीं पर भी जाके इन सब्जेक्ट्स के बारे में सर्च कर सकते हो। अगेन गीक्स पे आप इन्हें सर्च कर सकते हो, या फिर आप इन्हें यूट्यूब पे कोई कोर्स ले सकते हो, छोटा सा कोर्स जो कि आपको इन सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से फेमिलियर करा दे। ऊप्स को छोड़ के जो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर्स इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो अगर आप 2-3 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, इतना आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी है। ऊप्स की जहाँ बात आती है तो इसको आप जितना करें उतना बढ़िया। इसमें आपकी जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होएगी, जितनी अच्छी आपकी इसमें पकड़ होएगी ऊप्स में, उतना आपको ये बेनिफिट देगा। एक तो ये आपको कंपनी में जब आप काम कर रहे होगे उस टाइम पे आपके बहुत काम आएगा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो। नहीं तो लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में इसका बहुत काम आता है, तो इसको आप हर रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। मे बी आधा घंटा, 1 घंटा हर रोज़, उतना सफिशिएंट रहेगा। स्टेप 5, सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन दो तरह का होता है, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन और हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन, और हमें दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिस्टम डिज़ाइन ऑन कैंपस इंटरव्यूज के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है ऑफ कैंपस इंटरव्यूज के लिए। आप ये मान के चलो कि अगर आप ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में अप्लाई कर रहे हो तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे ही पूछे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इनकी तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैंने यूट्यूब पे लिखा हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मुझे जो सबसे अच्छी प्लेलिस्ट लगी वो लगी गौरव सैन की, जिसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टम डिज़ाइन को कवर किया हुआ है। आप ये सारी वीडियोस देख लो और आई थिंक इससे आपका सिस्टम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के लिए आप लिख ही सकते हो, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन इन्होंने सजेशन दे ही दिया है और आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन पे भी, जो कि आप आराम से फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये एक प्लेलिस्ट है टेक क्रंच से, इन्होंने 19 वीडियोस दे रखी हैं। आप इन सब वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैसे आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। अगर आप 20 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लो लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के और 20 ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन के, तो आपको बहुत सही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मेरी अप्रोच यही थी कि मैंने यूट्यूब से जाके प्लेलिस्ट्स देखी थी काफ़ी सारी लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन और हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन की, और जब मैंने 20-30 वीडियोस देख ली उसके बाद मेरे को एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब मैं इंटरव्यूज में इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकता हूँ। अब स्टेप 6, फाइनल स्टेप, ये है हमारा प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। अगर आप किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट होगा, आप उसे अपने इंटरव्यू में बता सकते हो। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो जो आपने पिछली कंपनी में काम किया है, जो या आपकी पिछली कंपनी आपकी करंट कंपनी में काम किया है, उसी काम को ही इंटरव्यू में आप प्रेजेंट कर सकते हो कि मैंने ये काम किया था।
अभी जो मैंने सिंपल स्टेप्स बताए, इस सब में आपको लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं। आप बस ये स्टेप्स फॉलो कर लो और गारंटी मैं देता हूँ कि आपका टॉप कंपनीज में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया है, मेरे कई सारे दोस्तों ने यही फॉलो किया है। सेम स्टेप्स हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पहुंचने के लिए, टॉप की कंपनी में सिलेक्शन कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।